नमस्कार बच्चों, भगत सिंह के पत्र इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 13वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह के पत्र इस पाठ का सेशन क्रमांक 2 है। भगत सिंह इन्होंने समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखे थे। उन पत्रों में उनकी देशभक्ति, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, देश के प्रति चाह, स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना, ये सारी भावनाएं उन पत्रों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है या उनका परिचय मिलता है। इस पाठ में भी इन्हीं कुछ पत्रों के अंश लिए गए हैं। उसमें से पहले पत्र को हमने पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था। अब उर्वरित 2 पत्रों का अध्ययन हमें करना है विस्तार के साथ। उसके लिए हमसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाठ्य पुस्तक निकालना होगा और पाठ्य पुस्तक के द्वारा भगत सिंह के अगले 2 पत्रों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, अब हम दूसरा पत्र लिखते हैं। जेल में माँ से भेंट न होने पर भाई कुलवीर सिंह को यह पत्र लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर उन्होंने पत्र कहाँ से लिखा है, वो लिखा है सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्र जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है और वह उन्होंने कहाँ से लिखा है, तो उसका उत्तर आप लिखेंगे सेंट्रल जेल लाहौर से उन्होंने अपने भाई कुलवीर सिंह को यह पत्र लिखा है। यह पत्र कब लिखा गया था कि जब वो जेल में थे और जेल में भाई कुलवीर सिंह और उनकी माँ भगत सिंह इनको मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनको वहाँ पर मिलने से मना कर दिया था और वह ऐसे ही वापस चले गए थे। तब उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने यह पत्र अपने भाई कुलवीर सिंह इनको लिखा है। अब यहाँ पर दिनांक भी दी है, 3 मार्च 1931 को यह पत्र लिखा है और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई है। प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। अब देखिए सत श्री अकाल, इसका अर्थ क्या होता है कि जो सिख संप्रदाय होते हैं वह अभिवादन करने की उनकी यह शब्दावली होती है। जैसे कि आप लोगों को पत्र है कि पत्र लिखते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र और संपादकीय पत्र, ऐसे पत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें से यह पत्र जो है वह व्यक्तिगत पत्र है और व्यक्तिगत पत्र लिखते समय हमें जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पहचान वाले होते हैं, उनको हम पत्र लिखते हैं और उस समय हमें संबोधन और अभिवादन लिखना होता है। बाई तरफ हम आदर सूचक शब्द जैसे कि पूज्य, महोदय, बड़े लोगों से जब हम बातचीत करते तो माननीय पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, बड़े हो गए तो हम पूज्य कहते हैं और अगर छोटे होते हैं तो हम प्रिय लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रियता बोधक, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रिय भाई और आगे नाम लिखा है कुलवीर सिंह जी, उसके बाद कॉमा लिखा है। तो इस प्रकार से हमें आदर सूचक शब्द लिखने चाहिए बाई ओर। उसके बाद हमें संबोधन के साथ तथ्य भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो संबोधन लिखा हुआ है भाई को। पत्र के अंत में हम हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर के पूर्व हम श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक शब्दों का या संबोधन के बाद उन तथ्यों को हम लिखते हैं, प्रेम सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभेच्छु। तो यह पत्र का हमारा व्यावसायिक नहीं व्यक्तिगत पत्र का यह प्रारूप होता है। अब देखिए इस पत्र में जो परिच्छेद है उसमें भगत सिंह ने अपने भाई कुलवीर सिंह को यह पत्र लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर आप वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। अब उन्हें कब दुख हुआ कि उन्हें पता चला था कि उनके भाई और माँ उनसे मुलाकात के लिए आए थे, भेंट लेने के लिए आए थे। वो जेल में बंदी थे और उस समय उन्हें फांसी दी गई थी। 23 मार्च को उनको फांसी होने वाली थी
और बीच बीच में उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उन्हें मिलने के लिए जेल में जाया करते थे, लेकिन हर बार उनसे मुलाकात होने नहीं दिया जाता था। तो उन्हें ये बात जब पता चलती है कि उनके माँ और उनके भाई को उनको मिलने के आदेश नहीं दिया, वैसे ही वापस लौट गए, तो वो बहुत दुखी हो गए थे। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से पता चला है कि वे बहुत रो रही है, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की है कि अब हम कितना भी मिलेंगे तो भी इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और अभी कितने भी हम मिलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अंतिम उनका फांसी का दिन आ रहा था और इसी कारण उनकी माँ बेचैन हो रही थी, घबराहट हो रही थी। माँ का मन तो पिघलता ही अपने बच्चों के प्रति, लेकिन उनके माँ ने भी उनको एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने अपने बेटे को ढाढ़स बंधाते हुए वो पत्र लिखा है, और किस प्रकार से उन्हें अपने बेटे की इस मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने बलिदान पर वो किस प्रकार से गर्व महसूस करती है। सारी संसार की माँओं में वो कैसे सर्वश्रेष्ठ माँ है, इस प्रकार का पत्र भी लिखा गया है भगत सिंह के लिए उनके माँ के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर वो बेटे हैं, और बेटे के प्रति अगर मातृभूमि के लिए इतना प्यार है, इतना जज्बा है, तो अपने सगी माँ के लिए जिसके कोख से उसने जन्म लिया था, उसके प्रति वो बेचैन होना स्वाभाविक था। लेकिन वह चाहता है कि अब ये जो पल है वह किसी भी प्रकार से ऐसे हालात का वो सामना नहीं करना चाहता था जिसके लिए उन्हें भी थोड़ी कठिनाइयों का महसूस हो और उनके माँ के लिए भी कठिनाई का महसूस हो। इसलिए वो अपने भाई को समझाते हुए यह पत्र लिख रहा है कि अभी घबराहट करने की कोई बात नहीं और परेशानी होने से कुछ नहीं होने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। अब देखिए यहाँ पर वह कहते हैं तसल्ली मतलब सांत्वना नहीं होगी, ढांढस नहीं बंधाया जाएगा कि अब थोड़े ही दिन बचे हुए हैं और 1 साल से हम लोग लगातार आप मुलाकातें करते रहिए, फिर भी हमारा मन नहीं भरता, माँ का मन अपने बेटे से मिलने से नहीं भरता है। तो अभी 1-2 मुलाकात में क्या होगा, सांत्वना देनी होगी, और अभी मुलाकात जितना कम होगा उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाजत न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फायदा। तो वो अपने भाई को समझा रहे हैं कि अब आपको घबराना नहीं है, बल्कि जो भी है उसका सामना करते हुए उसको इस सत्य को स्वीकार करना है, और आप लोगों को बार बार यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। अगर इजाजत मिलती तो ठीक है, अगर नहीं इजाजत मिलती है तो इसे भी घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। और वह अपने भाई का पत्र का समाप्ति कर देते हैं। तुम्हारा भाई भगत सिंह, यह एक पत्र है। अब दूसरा पत्र हम पढ़ेंगे। बलिदान से 1 दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया है उनका अंतिम पत्र है। अब उनको उनके फांसी का जो फांसी की तारीख है उनकी 23 मार्च सन 1931, और यह पत्र उनका कब लिखा गया है, 22 मार्च सन 1931, अर्थात फांसी जब उन्हें होने वाली थी 23 मार्च को, तो उसके पहले दिन उन्होंने अपने कैदी साथियों को यह अंतिम पत्र लिखा हुआ है। देखते हो पत्र में क्या लिखते हैं। साथियों नमस्कार, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। अब देखिए कितनी सुंदर भावनाएं यहाँ पर भगत सिंह इन्होंने व्यक्त किए हैं। अब उनका मानना है कि जीवित रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब तो अपने जीवन से प्यार करता है। मेरे अंदर भी यह ललक है, मेरे अंदर भी एक यह चाह है, लेकिन मुझे अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए मुझे वह शर्त, मेरी कौन सी है शर्त, तो वह मानते हैं कि भगत सिंह एक शर्त पर जिंदा रह सकते थे कि वे कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहते थे। वे स्वयं को किसी के अधीन
नहीं समझते थे। वे किसी के अधीनस्थ होकर गुलामगिरी का जीवन व्यापन नहीं करना चाहते थे। वे स्वतंत्र उन्मुक्त का जीवन जीना चाहते थे। लेकिन अगर उन्हें इसके बदले में अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो वह उसके लिए वो उनको मंजूर था। लेकिन किसी के यहाँ पर कैद होकर या पाबंदी में, गुलामी में जीना उन्हें कभी कतई मान्य नहीं था। आगे वे लिखते कि मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्श और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि भगत सिंह जो है वे क्रांतिकारियों के बीच में एक प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। वो एक प्रतीक, एक आदर्श बन चुके थे। कैसे आदर्श बन चुके थे, क्यों आदर्श बन चुके थे? तो उन्होंने क्या किया था, भगत सिंह दिलेराना ढंग से हंसते हंसते उसके फांसी चढ़ाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। अब उनका आदर्श देखकर, उनका अनुकरण देखकर बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि इस देश की हर माँ ऐसे भगत सिंह जैसे ही बच्चे को जन्म देना पसंद करेगी। और इस प्रकार उन्होंने इस समाज में, इस देश में एक क्रांतिकारी रूप, एक बलिदान के रूप में अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण की भावना रखने वाले आदर्श और एक प्रतीक के रूप में अपना वजूद निर्माण कर दिया था। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। अब देखिए साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है कि अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेना और उन पर शासन करने की जो नीति होती है। अब देखिए वह कहता है कि मैं जनता के सामने, मेरी प्रतिभा अभी कमजोर नहीं है। वो कब कमजोर होगी कि मैं फांसी से बचने के प्रयत्न करूंगा। लेकिन मैं दिलेराना ढंग से वो तो फांसी पर हंसते हंसते चढ़ जाने के लिए तैयार है। और उस समय वो सोचते हैं कि हर माता अपने बच्चे को इस प्रकार से भगत सिंह के कदमों पर कदम रखने की इच्छा या ललक निर्माण करेगी। और इस प्रकार ऐसे हर कोई अपने जीवन का बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने भारत देश की आज़ादी के लिए कुर्बान देने वाले अनेक रक्षकों की, अनेक देशभक्तों की लाइन लग जाएगी, तादाद बढ़ जाएगी। और उस समय क्रांति को रोकना इस प्रकार के साम्राज्यवाद अर्थात अंग्रेज सरकार हो या अन्य शासक हो जो हमारे देश की तरफ बुरी नजर से देखते हैं, तो ऐसे बुरी ताकतों को एक झटके में कम कर दिया जा सकता है। आगे वे कहते हैं कि हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आज मुझे स्वयं इस बात पर गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतरिक्ष परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। अब देखिए वो इंतजार में है कि कब वह फांसी पर चढ़ाए जाएंगे और अपनी माता की रक्षा के लिए जय हिंद का नारा लगाते हुए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। भगत सिंह कौन सा नारा लगाते थे? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद कहकर वह हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी पर चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार भगत सिंह में स्वाभिमान और देशभक्ति कुट-कुट कर भरा हुआ था और एक गुलामी भरी जिंदगी को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।